नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंगाल में पीएम मोदी की सुनामी, चुनाव से पहले कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से भरी हुंकार, ममता बनर्जी पर किया कड़ा प्रहार। रैली को संबोधित कर बोले, बंगाल में महा जंगल राज लाने वालों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कोलकाता में भारी बवाल, आपस में भिड़े टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता, पत्थरबाजी भी हुई, कई लोग बुरी तरह से घायल। राहुल गांधी पर भयंकर भड़की मायावती, कहा जिसका विरोध करने के लिए बसपा बनी अब वही कांग्रेस काशीराम को भारत रत्न कैसे देगी। मायावती ने समर्थकों को किया सावधान। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का 15वां दिन, यूएस के ईरान के खार्ग द्वीप पर भारी बमबारी, अमेरिका के निशाने पर अब खामनेई का बेटा मुस्तबा, तो वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकले भारत के 2 और जहाज। 2 मोर्चों पर पिट रहा पाकिस्तान, ईरान इजराइल जंग के बीच अफगान तालिबान का ड्रोन अटैक। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में सैन्य ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन हमलों से भड़के पाकिस्तानी राष्ट्रपति। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी की हुंकार की। पीएम मोदी आज बंगाल के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कोलकाता में 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी बंगाल को जिन परियोजनाओं की सौगात दी है, उनमें सड़क, रेलवे, बंदरगाह और जहाज रानी से जुड़े कई अहम काम शामिल हैं। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बंगाल की ममता सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ममता सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि जल्द ही बंगाल में सरकार बदलने वाली है और यहां कानून का राज होगा। पीएम ने कहा, बंगाल में महा जंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता खोने के डर से ममता बनर्जी की पार्टी घबरा गई है। उन्होंने दावा किया कि लोगों को ब्रिगेड मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए रास्तों पर बसें रोकी गई, पुलों पर ट्रैफिक जाम किया गया और बीजेपी के पोस्टर फाड़े गए। मोदी ने गरजते हुए कहा कि तुम चाहे जितने पोस्टर फाड़ लो, बंगाल की जनता के दिल में बैठी बीजेपी को कैसे निकालोगे। उन्होंने रैली में आए लोगों को चोर कहे जाने पर टीएमसी को आड़े हाथों भी लिया और कहा कि असली चोर कौन है, ये बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। सराज तो काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा भीड़ नजर आई पीएम की रैली में। ये भीड़, ये उत्साह क्या इशारा कर रहा है? क्या बंगाल में परिवर्तन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ममता बनर्जी को अब जाना होगा। और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही है, जो वहां के लोकल पत्रकार बता रहे हैं कि इस तरह की भीड़ पहले कभी देखी नहीं गई। बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसको ब्रिगेड ग्राउंड कहते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पे थे और कई लाख लोग तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। मतलब जान जोखिम में डाल के लोग यहां पहुंचे हैं। ये तो परिवर्तन की आंधी दिखाई दे रही है और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जोश भी जो है वो 7वें आसमान पे था। उन्होंने इसलिए याद दिलाया कि कितनी बाधाएं डाली गई, इसके बावजूद जनता यहां पर पहुंची। लेकिन 3 मुख्य बात। एक, उन्होंने कहा कि लोग डरे हुए हैं, यह डर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और इस डर को हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने दो, आते ही तमाम इन गुंडों को जेल के सलाखों के अंदर डाल देंगे। लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहां पे एक विशेष समुदाय के द्वारा, जिसको कहते हैं कि सब कुछ कब्जा किया जा रहा है, जमीन, नौकरी, रिसोर्सेस, और ममता बनर्जी जिस तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरे के बारे में भी बताया और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, रेप्स को लेकर के, और जिस तरीके से
जो टीएमसी का इसको कह सकते हैं कि अहंकारी और दमनकारी जो वहां पे पूरा तंत्र है उसके बारे में भी याद दिलाया। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि शुरुआत तो हो गई। अच्छा, आपने इसको कहते हैं कि ओपनिंग स्लॉट में जो है आपने अच्छी बल्लेबाजी कर दी। अब यही 10 लाख से ज्यादा लोग अपने अपने गांव में जाएंगे और पार्टी के लिए काम अगर करते हैं, घर में बैठते नहीं हैं, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट लेकर के आएगी। जी, तो आज बंगाल मोदीमय नजर आया। जबरदस्त भीड़ बंगाल में पीएम मोदी की रैली में देखी गई। तो वहीं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली से पहले बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई। इस झड़प में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं समेत बो बाजार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भी घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ये झड़प उत्तरी कोलकाता के गिरीश पार्क इलाके में हुई है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के मंत्री शशि पंजा के दफ्तर पर पत्थर फेंके। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला किया। बीजेपी का दावा है कि उनकी कुछ गाड़ियां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली रैली की ओर जा रही थी, तभी उन पर पत्थर फेंके गए। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता घायल बताए जा रहे हैं। सर, जबरदस्त झड़प तो हुई है, लेकिन किस बात का डर टीएमसी को है? देखिए, पुलिस वाले और टीएमसी कार्यकर्ता रोक रहे थे। ये सिर्फ झड़प ये नहीं है, ये वीडियो जो पूरे बंगाल में घूमेगा, इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट होना है। पांजा जी का घर किधर है? ये मेन सड़क है, उसके अंदर गली के अंदर है। आरोप क्या लग रहा है कि घर पे पत्थर चलाया गया। तस्वीरें दिख रही है कि बीजेपी वाले पत्थर मार रहे, वाकई मार रहे थे, जिसमें पुलिस वाले भी इसमें बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस वीडियो में अगर आप गौर से देखिए तो महिलाएं भी पत्थर चला रही हैं। मेल वर्कर्स जो हैं बीजेपी के, वो तो चला ही रहे हैं। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये लोग ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ जा रहे, इनको रोका गया। हर जगह, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जगह बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की गई। तो बताया ये जा रहा है कि इनको रोकने की कोशिश की गई, इनकी गाड़ियों पर पत्थर लगाया गया और ये लोग गाड़ी से उतरे और उसके बाद भीड़ इकट्ठा होती चली गई और टीएमसी वालों को खदेड़ खदेड़ के भगाया। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पे भी टीएमसी के गुंडों से लड़ने को तैयार हो गए। ये माइंडसेट ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बन गया है। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी। वहां डर, खौफ, ऐसा माहौल बना हुआ कि लोग टीएमसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे और आप मंत्री घर में पत्थर चलाने के लिए पहुंच गए, सब कुछ जानते हुए। पुलिस वहां पे, पुलिस से भी झगड़ा। तो ये बता रहा है कि न सिर्फ रैली सक्सेसफुल है, बल्कि जो कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन लेवल है, जो एक डर और खौफ टीएमसी को लेकर के इनके दिलो दिमाग में था, वो भी बाहर निकल चुका है। जी, अब बात राहुल गांधी की, जिन पर मायावती ने कड़ा प्रहार किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती राहुल गांधी पर भड़क गई हैं। उन्होंने आज कहा कि जिस कांग्रेस की दलित विरोधी सोच के चलते बसपा का गठन हुआ, जिसने काशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया, अब वही कांग्रेस उन्हें भारत रत्न देने की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस ने पहली बार लखनऊ में काशीराम जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिससे राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए। इसमें काशीराम को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। तय हुआ कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में यह मांग उठाई जाएगी। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि काशीराम समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। अब अचानक से राहुल गांधी ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, माता जी बीमार हैं, 2 डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर रहे हैं। लोगों ने डॉक्टर्स का नाम निकाल लिया बाहर और वो कह रहे हैं कि भाई तो दलित नहीं है, इलाज कराना होता है तो आपको अपर कास्ट डॉक्टर्स चाहिए। क्योंकि आजकल विवाद चल रहा है बड़ा, सोशल मीडिया में यही सब चल रहा है आजकल।
जाति जाति के नाम पे जो है। तो ये जो मसला है इसको समझने की आवश्यकता है। अचानक से कांग्रेस पार्टी के अंदर दलित प्रेम जग गया, लेकिन थोड़ा ठहरिए, 2-3 महीने पहले जरा रिवाइंड कीजिए, क्या कर रहे थे ये? ओबीसी कर रहे थे, है ना, जाति जनगणना। भूल गए, अब तो पता ही नहीं वो टॉपिक कहाँ चला गया। जाति जनगणना, ओबीसी कर रहे थे। हुआ ये कि जब इन्होंने ओबीसी करना शुरू किया तो ये तमाम ये डीएमके वगैरह सारे लोग, ये जो जाति पार्टियां हैं जितनी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग कांग्रेस को ये कहने लगे कि भाई आप ओबीसी करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? घास गड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग? तो ओबीसी की जो आवाज इन्होंने उठाई तो इंडी गठबंधन में कई सारी पार्टियां जो है वो चौकन्नी हो गई, और इसलिए कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था। इनको समझाया गया कि भाई ओबीसी मत करो, ये तो दूसरे का फील्ड है, वहां पे मत खेलो। अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी इंडी गठबंधन में कोई दलित नहीं है, दलित पार्टी नहीं है, चाहे अठावले साहब हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। तो ऐसा करते हैं कि दलितों की आवाज उठाते, तो वो काशीराम का कार्यक्रम। तो जब आप मायावती के टेरिटरी में, भाई काशीराम साहब को क्या लेना देना? काशीराम जिंदगी भर कांग्रेस से ही लड़ते रहे, और अचानक से आपको काशीराम जी के प्रति जो है आपकी जो है भक्ति जग रही है। भक्ति नहीं जग रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुसलमान, अपर कास्ट, ब्राह्मण वोट और दलितों का वोट, यही तो इनका कॉम्बिनेशन है। और यही प्रोपेगेंडा तो आज के जमाने में चल रहा है। मुसलमानों को तो यह मना ले जाएंगे, ब्राह्मणों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करो, ब्राह्मण वोट जो है कांग्रेस की तरफ लेकर के आओ, और दलित को भी अगर आप तोड़ दोगे इस तरीके से, तो राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ये जो पूरा प्लान है कांग्रेस पार्टी का, उसी का एक हिस्सा जो दलितों वाला है वो लेकर के वो आज लखनऊ में गए। लेकिन मायावती तुरंत समझ गई, चौकन्ना हो गई, उन्होंने फौरन इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जी, अब बात ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग की। ये जंग 15 दिनों से जारी है और बीती रात अमेरिका ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर बड़ा सैन्य हमला किया। ट्रंप के मुताबिक यह हमला मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक था, जिसमें द्वीप पर मौजूद लगभग सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने इस द्वीप को ईरानी शासन का क्राउन ज्वेल यानी कि सबसे कीमती संपत्ति बताया। इसी बीच अमेरिका के विदेश विभाग ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई और कई अन्य वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों तक पहुंचने वाली सटीक खुफिया जानकारी देने वालों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भारी भरकम इनाम की घोषणा की है। साथ ही भारत में एलपीजी संकट के बीच में बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई। ईरान की ओर से भारतीय झंडे वाले टैंकरों को हार्मून स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने देने की अनुमति दे दी गई है। 2 भारतीय जहाजों को ईरान ने सेफ पैसेज भी दिया है। सर, ये तो जंग के बीच में भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, चाहे वो ऑयल खरीदने का मसला हो, रूस से ऑयल लेने का मसला हो, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो लगातार अभी बस चाइना और इंडिया का ही जहाज जो है वहाँ से निकल रहा है। तो अच्छी खबर है, इसका मतलब हमारी डिप्लोमेसी जो है वो काम कर रही है। एलपीजी की दिक्कत है, ये तो मानना पड़ेगा, एलपीजी की दिक्कत होगी भी, वो इसलिए भी होगी क्योंकि गैस तो बाहर से आता है, और जब पूरी दुनिया क्राइसिस में है तो हम तो आइसोलेशन में नहीं रह सकते। लेकिन यही अलग अलग सरकारों की जो एक खासियत है कि हम इतना सब कुछ हो रहा है उस बीच भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर पाते हैं। क्या हो रहा है वहां? अब जहां ईरान का 90% ऑयल का बिजनेस जिस जगह से होता है वो एक टापू है, खार्ग आइलैंड कहते हैं। जैसे बताया गया, अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो है ज्वेल है ना, ये पूरे ईरान के ऑयल एंड गैस व्यापार का वो दिल है, उसको ही स्विच ऑफ करने जा रहे हैं। वहां जो मिलिट्री टारगेट्स थे, जो सिक्योरिटी दफ्तर और सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ जो बिल्डिंग्स और जगह जो था, जो हवाई पट्टी है, उन सबको निशाना साधा गया। ये अर्ली वार्निंग है कि ईरान ने अगर आगे
सरेंडर या कॉम्प्रोमाइज या चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की तो अगला निशाना वो जो ऑयल डिपोज हैं जहां से 90% ऑयल ईरान का पूरी दुनिया में जाता है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई। अब इधर ईरान भी तो कुछ कुछ कर रहा है, तो ईरान की तरफ से कतर के ऊपर और सऊदी के अरब के ऊपर फिर से मिसाइल दागने की कोशिश की गई। हालांकि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन जिस हिसाब से ये युद्ध आगे जा रहा है इसका पता ठिकाना नहीं है। कल अमेरिका ने कहा कि भाई वो पूरी तरीके से बीमार है, हॉस्पिटलाइज है या मर गया है। आज खबर आई कि उसकी जानकारी कि जिंदा है कि मर गया कि घायल है, कहाँ है, उसके बारे में कोई जानकारी दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इजराइल और अमेरिका उसने अपना एक नया टारगेट तय कर लिया है कि खामनेई के बेटे को खत्म करना ये उनकी प्राइमरी टारगेट में आ गया है। जी, तो जंग जारी है मिडिल ईस्ट में। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संबंध भी तनावपूर्ण होते चले जा रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया, जो पाकिस्तान की ओर से अफगान इलाकों में की गई हवाई हमलों के जवाब में है। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। तालिबान ने दावा किया कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के एक पुलिस वाहन पर भी हमला किया गया। इस हमले में 7 पुलिस वालों की जान चली गई। डूरंट लाइन के पास स्थित एक वॉर कमांड सेंटर और किले के कमांड के ऑफिस को भी हमले में निशाना बनाया गया। पाक के सैन्य ठिकानों, गोदामों और सैनिकों के आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचाया गया है। मतलब भारी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। इस बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद और अन्य नागरिक इलाकों पर हुए अफगान तालिबान के ड्रोन हमलों की पुष्टि करते हुए इसकी कड़ी निंदा भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि तालिबान ने रेड लाइन पार की है, इसका खामियाजा अफगानिस्तान को भुगतना होगा। सर, क्या है अपडेट? क्योंकि अफगानिस्तान तो लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। देखिए, आप उनके यहां जाकर के मारेंगे जी, तो वो तो रिटेलिएट करेगा ही। आप F-16 भेजोगे, वो ड्रोन भेजेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो पैदल घुस जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये अफगानी ये हार को स्वीकार नहीं करते। अब दोनों ही देश में 2 फर्क समझ लीजिए कि क्या है। अफगानिस्तान में कोई काबुल टीवी है, उसका रिपोर्टर जहां इन लोगों ने बच्चों और परिवारों को निशाना बनाया था पाकिस्तानियों ने, उसमें वो एक बच्चे से बात करता हुआ दिख रहा है और रिपोर्टर उस बच्चे से हमले के बारे में बात करते करते फपक फपक के रोना शुरू कर दिया। पूरा अफगानिस्तान उस चीज को लेकर के वो वायरल है, वो वीडियो, और पूरा अफगानिस्तान कि पाकिस्तान से बदला लेना है, वो एक माहौल है। पाकिस्तान में माहौल क्या है? इसको रोको, खुदा के वास्ते इसको रोको। कारण तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं कि आप अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करोगे, अफगानिस्तान के ऊपर लड़ाई लड़ोगे, ये लड़ाई ये इस्लामाबाद और लाहौर पहुंच जाएगी। और इस्लामाबाद ये मामला पहुंच गया। अब दिक्कत ये है कि अफगानियों के साथ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाले तमाम तंजीमें जो अपने आप को एक कॉज से जोड़े हुए हैं, वो आर्मी के खिलाफ लग गई है। तो आप किस तरीके के एक सिचुएशन को आपने क्रिएट किया कि जहां अब मुनीर नहीं बोल पाता, शहबाज शरीफ नहीं बोल पाते, क्योंकि पहले भी अटैक हुआ था, मुनीर सामने आया कि हम उसको जो है लाने जंग है। अभी ख्वाजा आसिफ नहीं कुछ बोल रहा है कि भाई हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पहले कहता था। अब ईंट ही नहीं है तो बजाओगे क्या आप? अब दिक्कत ये हो रही है कि ये सारा मसला उस ओर जा रहा है कि अगर आप अफगानिस्तान से लड़ते हुए जिस तरह का दबाव आपके ऊपर इस ईरान अमेरिकन वॉर के अंदर शामिल होने का जो दबाव आ रहा है, तो ये तो चारों तरफ से खुद अपने आप को
खत्म करने की जुगाड़ में लगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।